स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन में कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए उनमें प्रयोग होने वाले जो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं उनको एक एक करके हम डिफाइन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पहला फार्मूला यानी कि कूलाम नियम। ये कूलाम नियम दो आवेशों के बीच या दो बिंदु आवेशों के बीच में लगता है और ये मान होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 R²। और ये जो लगने वाला बल होगा वो आवेश की जो है, एक जैसे मान लीजिए आवेश Q1 है, Q1 का मान 4 माइक्रोकूलाम हो जाए और Q2 का मान 8 माइक्रोकूलाम हो जाए, तो जो F बल लगेगा वो F बल दोनों आवेशों पर समान लगेगा। मतलब ये आवेशों की ये नहीं कि ये आवेश देखिए 4 माइक्रोकूलाम है, ये 8 माइक्रोकूलाम है, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा कि ये आधा होगा या दूना होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी बल लगेगा दोनों पर बल समान लगेगा, यानी कि पारस्परिक बल होता है। अगला फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला है वो E = F/Q0 और ये सदिश राशि है। इसका जो मात्रक है वो न्यूटन प्रति कूलाम है। इसकी जो दिशा प्लस आवेश से दूर और माइनस आवेश की ओर होती है। अगला जो फार्मूला है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसका जो फार्मूला होता है E = 1/4πε0 Q/R²। यहाँ पर Q आवेश का मान लिखा जाएगा और E होगा आवेश से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र पता करना होता है। अगला फार्मूला है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है। तो पहले देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल समझ लीजिए क्या है। देखिए जब ये बराबर और विपरीत आवेश बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं तो ऐसा सिस्टम होता जो है वो वैद्युत ध्रुव कहलाता है। इसका आघूर्ण जो होता है वो P = Q × 2L यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यह भी एक सदिश राशि है, यानी वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसकी दिशा अक्ष के अनुदिश माइनस आवेश से, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होगी। अगला फार्मूला है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इसको भी कह सकते हैं वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसका फार्मूला बनता है E = 1/4πε0 के 2P/R³। यहाँ पर जो P का मान है वो वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण है और R जो है वो वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण के मध्य बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी है जहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अगला फार्मूला बनता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E = 1/4πε0 P/R³ होता है। P ये होता है P/R³। ये P है वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण और R है मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में, जैसे ये मध्य बिंदु हो गया, निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर कोई बिंदु जहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। फार्मूला अगला है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल युग्मक का आघूर्ण। तो टाउ बराबर होता है P × E × sin θ। P वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण है और E है साइन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका जो वेक्टर रूप है वो टाउ वेक्टर = P वेक्टर × E वेक्टर। अगला फार्मूला है गॉस की प्रमेय।
गॉस की प्रमेय ये बताती है किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है, तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अगला फार्मूला है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन जो फार्मूला है, समान आवेश पृष्ठ घनत्व की धन व ऋण आवेशित प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेटें हैं, एक पर प्लस आवेश है, दूसरा माइनस आवेश है, इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, और इसको हम ये लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए। अगला फार्मूला है वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव V इज इक्वल टू डब्लू अपान क्यू नॉट, और इसका जो मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। अगला है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा का मात्रक है, और इसका जो मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। अगला फार्मूला है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। तो यहाँ पर Q आवेश है और R दूरी है जिस बिंदु पर हमको वैद्युत विभव निकालना है। अगला फार्मूला है अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, यानी वैद्युत ध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। फार्मूला बनता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर, और R ये वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर वैद्युत विभव निकालना है। अगला फार्मूला है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका कोई भी फार्मूला नहीं बनता है, और यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान जो होता है वो 0 होता है। फिर है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि कूलाम नियम और ये फार्मूला बहुत कुछ मिलता है। यदि यहाँ पर R स्क्वायर लिख देंगे तो ये कूलाम नियम का बन जाएगा, और R लिखेंगे तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला बनेगा। और यह अदिश राशि है, और इसका मात्रक जो होता है वो जूल होता है। फिर है विभव प्रवणता। ध्यान दीजिएगा, दूरी के साथ विभव में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x, इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। अगला फार्मूला है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो W इज इक्वल टू PE1 माइनस कॉस थीटा। अब इसकी देखिए अलग अलग कंडीशन है। देखिए इसको यदि हम थीटा को यदि 90 अंश घुमाएंगे तो W बराबर PE आएगा, और यदि इसको 180 अंश घुमा देंगे तो W इज इक्वल टू 2PE होगा। और जैसा कि आपको पहले से पता है, ये P क्या है, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगला फार्मूला है चालक की धारिता। देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी चालक की धारिता Q अपान V का अनुपात होता है कि किसी चालक को दिया गया आवेश और उसमें होने वाली विभव के वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं, और इसका मात्रक ये होता है कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड होता है, और ये मात्रक फैराड ये बड़ा मात्रक होता है, इसलिए इसको माइक्रो फैराड या पिको फैराड में लिखा जाता है। अगला फार्मूला बनता है विलगित गोलीय चालक की धारिता। मतलब ये कि कोई गोली चालक है जो इंसुलेटेड है, मतलब विलगित है, इसके आसपास कोई दूसरा चालक नहीं है, इसकी धारिता होती है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A।
और ए यहाँ पर चालक की त्रिज्या है। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पर आपको चालक की त्रिज्या आर भी लिखी मिल सकती है। तो फार्मूला बनता है सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और ए यहाँ पर चालक की क्या है, त्रिज्या है। अगला फार्मूला है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, U इज इक्वल टू हाफ सी स्क्वायर। इसका सपोर्टिंग फार्मूला दूसरा भी बनता है U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपान सी। अगला फार्मूला है उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक चालक ये है, दूसरा चालक ये बी है, और इनको अलग अलग आवेश दिया गया है, और इनमें जो है इनकी धारिता भी अलग अलग है। तो स्वाभाविक सी बात है, इनका विभव यानी कि लेवल भी क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन जब इसको तार के माध्यम से आप जोड़ेंगे तो इसमें आवेश का स्थानांतरण होगा, किधर से, जिधर से का विभव ज़्यादा होगा उधर से आवेश कम विभव की तरफ ट्रांसफर होगा। कब तक होता रहेगा, जब तक इन दोनों चालकों के विभव बराबर नहीं हो जाते हैं, और यह विभव कौन सा विभव कहलाता है, उभयनिष्ठ विभव यानी कॉमन विभव कहलाता है। इसका फार्मूला बनता है V इज इक्वल टू कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो V की जगह पर हम V लिख लेंगे Q कुल आवेश Q1 प्लस Q2, यानी एक चालक पर जो आवेश होगा दूसरे चालक पर आवेश होगा, उनको दोनों को जोड़ेंगे और उसको भाग कर दें दोनों चालकों की धारिता से C1 प्लस C2। तो फार्मूला बन जाएगा आपका V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। अगला फार्मूला बनता है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास। जैसा कि अभी हमने बताया कि एक चालक ए है दूसरा बी है, दोनों को जो है अलग अलग आवेश दिया गया है, दोनों की धारिताएं भी अलग अलग हैं। जब उनको चालक तार से जोड़ते हैं तो आवेश का ट्रांसफर एक से दूसरे की तरफ होता है। अब जब आवेश का स्थानांतरण होगा तो उसमें ऊर्जा ह्रास होती है। तो ऊर्जा ह्रास कौन सा होगा, U इज इक्वल टू फार्मूला बनता है 1/2 C1 C2 अपान C1 प्लस C2 और V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर। एक बार फिर से फार्मूला ध्यान दीजिएगा, U इज इक्वल टू यानी ऊर्जा ह्रास इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपान C1 प्लस C2 V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू A के एप्सिलॉन नॉट अपान D। A यहाँ पर क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल है, K प्लेटों के बीच परावर्तितांक का मान है, और D प्लेटों के बीच की दूरी है। देखिए यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखनी, दो नहीं बल्कि तीन बातें आप ध्यान में रखनी है। पहली बात यह है, यदि प्लेटों का एरिया बढ़ाते हैं यानी कि क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो धारिता का मान भी बढ़ जाता है। सेकंड नंबर है, यदि परावैद्युत पदार्थ यहाँ पर वायु के अतिरिक्त यदि कोई और परावैद्युत पदार्थ आप रख देते हैं तो भी धारिता पहले से ज़्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि वायु के लिए K का मान 1 होता है और अन्य कोई पदार्थ होते हैं तो उनका मान जो होता है 1 से ज़्यादा होता है। यानी कि यदि परावैद्युत पदार्थ वायु के अलावा कोई दूसरा पदार्थ रखते हैं, वायु के अलावा दूसरा कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो उसकी धारिता पहले से ज़्यादा हो जाती है। ये वाला खास पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए D नीचे है, तो जैसे जैसे प्लेटों के बीच की दूरी हम कम करते जाएंगे धारिता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। जैसे सपोज करें यहाँ पर प्लेटों के बीच की दूरी जितनी पहले थी, मान लीजिए ये थी, इसका हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो धारिता जस्ट डबल हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधी करेंगे तो धारिता जस्ट दूनी हो जाएगी। अगला फार्मूला बनता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच T मोटाई की K परावर्तितांक वाली पट्टी रखी है। तो इसका फार्मूला बनता है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस T प्लस T अपान K। फिर ये देखिए अगला फार्मूला है श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये फार्मूला थोड़ा कन्फ्यूजन वाले हैं, क्योंकि कक्षा 10 में आपने प्रतिरोध के विषय में पढ़ा था, प्रतिरोधों को भी हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो उसका फार्मूला को दूसरा था। यहाँ पर पलट करके फार्मूला लिखा जाता है श्रेणी क्रम में संधारित्रों की का संयोजन जो फार्मूला बनता है
वो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन हो जाता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगला फार्मूला ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल इस पर पूछा जा सकता है कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व कितना है, एनर्जी डेंसिटी कितनी है। तो U इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, U इज इक्वल टू 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E कैपिटल E स्क्वायर। अगला फार्मूला है आवेश का पृष्ठगुणा, जैसा कि हम आपको इसी में बताए हैं पहले कि सिग्मा बराबर होता है Q/A, इसका जो मात्रक बनता है वो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वैद्युत धारा, अगला फार्मूला है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो ये फार्मूला बनता है I इज इक्वल टू NEAVD, I इज इक्वल टू NEAVD। N क्या है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जो तार यहाँ पर चालक प्रयोग कर रहे हैं उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और A क्या है, ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है चालक का। अगला फार्मूला बनता है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। देखिए I इज इक्वल टू NEAVD, जैसा कि फार्मूला अभी आपने लिखा था, और धारा घनत्व होता है J इज इक्वल टू I/A। तो यहाँ पर ये I इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये I/A होगा, J के बराबर जो बचेगा NEVD। तो आपको फार्मूला बनता है धारा घनत्व J बराबर NEVD, NEV और D। अगला फार्मूला है वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता प्रतिरोध का अपोजिट होता है, वैद्युत चालकता बराबर 1 वैद्युत प्रतिरोध। अगला फार्मूला है विशिष्ट प्रतिरोध, रो बराबर E/J। ये फार्मूला ध्यान रखना है, रो बराबर E/J। और एक फार्मूला ये भी बनता है R इज इक्वल टू रो L/A, R इज इक्वल टू रो L/A। अगला फार्मूला है विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध बताइए। ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध, J बराबर I/E, J बराबर I/E। अगला फार्मूला है ताप बढ़ाने पर चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो RT बराबर R01 प्लस अल्फा टी, RT बराबर R01 प्लस अल्फा टी। R0 क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है। अल्फा क्या है, प्रतिरोध का ताप गुणांक है, प्रतिरोध ताप गुणांक है, और T टेम्परेचर है। वैद्युत ऊर्जा, अगला फार्मूला है वैद्युत ऊर्जा। तो H बराबर W/4.2, और W को VIT लिखते हैं और अपान 4.2, इसका जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है। फिर है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा जिसको हम यूनिट में कहते हैं, और ये यूनिट क्या है, वैद्युत ऊर्जा का कमर्शियल मात्रक है जिससे बिजली का बिल अदा होता है, और इसका फार्मूला होता है वाट गुणे घंटे बटे 1000, वाट गुणे घंटे बटे 1000। अगला फार्मूला प्रतिरोध से संबंधित है। तो प्रतिरोध, यदि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाएगा तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो ध्यान रखना है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाएगा तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। यदि और भी प्रतिरोध हैं तो उनको हम R4 इस तरह से जोड़ देंगे। समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन फार्मूला बनता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
अगला फार्मूला है सेल का विद्युत वाहक बल। तो सेल का विद्युत वाहक बल होता है E=W/Q। फिर है सेल का टर्मिनल विभवांतर। ध्यान दीजिएगा, सेल का टर्मिनल विभवांतर कहें या विभवांतर कह दें, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में रिलेशन क्या है, तो ये होता है V=E-IR। V क्या है? टर्मिनल विभवांतर है, E क्या है? विद्युत वाहक बल है, और I/R, I धारा है और R आंतरिक प्रतिरोध है। वैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, साधारणतया यानी जनरल रूप में यानी V=I/R प्रयोग करते हैं, लेकिन एक ऐसी कंडीशन होती है जब वहाँ पर V=E+IR करते हैं। वो कब करते हैं? जब सेल को आवेशित किया जाता है तो उस कंडीशन में V=E+IR होता है। ध्यान देना है ये। वैसे तो विद्युत वाहक सेल का विद्युत वाहक बल ज़्यादा होता है, टर्मिनल विभवांतर कम होता है, लेकिन जब सेल को चार्ज करते हैं तो उस कंडीशन में विद्युत वाहक बल कम हो जाता है और टर्मिनल विभवांतर ज़्यादा हो जाता है, और वो फार्मूला बन जाता है V=E+IR। किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम है सिग्मा I=0। यानी किरचॉफ का प्रथम नियम ये बताता है यदि किसी संध पर धारा ऐसे मान ली मिल रही हैं तो किसी भी संध पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। जो धाराएं आती हैं वो प्लस में लिखी जाती हैं, जो जाती हैं वहाँ से संध से उसको माइनस में लिखा जाता है। यानी हम ऐसे करते हैं, आने वाली धाराओं का मान जाने वाली धाराओं के मान के बराबर होता है, और यह आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। यानी आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है किरचॉफ का प्रथम नियम। द्वितीय नियम क्या होता है? सिग्मा I/R सिग्मा E होता है। अब ये सेकंड नियम क्या है? किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग उसमें लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, और यह ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। किसके संरक्षण को व्यक्त करता है? ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज, ये प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया था जिसमें 4 प्रतिरोधों को जोड़ा गया था और इससे किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाला जाता है। तो इसमें देखिए P/Q = R/S होता है। और अगला है बायवे-सेवर्ट का नियम क्या है? तो बायवे-सेवर्ट का नियम ये बताता है किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। तो B=μ0/4 पाई I डेल्टा L sin θ/r²। फिर से देखिएगा, B=μ0/4 पाई I डेल्टा L sin θ/r²। अगला फार्मूला बनता है वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B=μ0/2I/R, और इसका जो मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला फार्मूला है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ B dl वेक्टर μ0 × I। फिर अगला है, ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि लंबी परिणलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो लंबी परिणलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान B=μ0 होता है, और n क्या है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ध्यान रखना है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अगला फार्मूला बनता है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल F=QVB sin θ। F=QVB sin θ। अगला फार्मूला बनता है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश के पथ की त्रिज्या कितनी होती है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार हो जाता है, और उसके पथ की त्रिज्या होती है R = mv/q × b। अगला फार्मूला बनता है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल F=
आई बी एल साइन थीटा। आई धारा हो गई, बी चुंबकीय क्षेत्र हो गया, एल लंबाई हो गया, और थीटा है धारावाही चालक और उस धारा के बीच बहन उसमें चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। यानी धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा लिखा जाता है। अगला है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल होता है वो F/L = μ0/2 I1I2/r। ये F/L का मतलब होगा प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। इसमें देखिए दो बातें आपको ध्यान रखनी है। यदि समांतर धारावाही तारों के बीच एक ही दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है तो इनके बीच में प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F/L होगा, वो आकर्षण बल हो जाएगा। और यदि धारा की दिशा एक पलट जाए, यानी एक ऊपर है, जैसे मान लीजिए इधर की तरफ हो जाए, तो प्रति एकांक लंबाई पे जो इतना ही बल लगेगा वो कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये था आज का सेशन, और इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा, और अगला जो इसका दूसरा पार्ट होगा वो नेक्स्ट सेशन में हम बताएंगे। और इन फार्मूलों को आप यदि आप मेहनत से पढ़ लेंगे, ध्यान दे लेंगे, तो आपको सवाल लगाने में जो भी होंगे उसमें मदद मिलेगी। और कोई भी जानकारी लेनी है या और कुछ आपको हमसे जानकारी लेना है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा है ये 941597524552। फिर से ज़रा नंबर कंफर्म कर लीजिएगा, 9415974552 है। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।